हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बहुत दिन बाद क्लास 11th के वीडियो बन रहे हैं क्योंकि क्लास 12 में लगे हुए थे मेरे दोस्त। उन लोग का टर्म 1 समाप्त हुआ तो सोचे कि आप लोग का 2 ही चैप्टर बच चुका है। एक इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 90 तक एंड एक और था रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म 1991 का। तो सोचे कि 2 चैप्टर है तो दोनों को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हम लोग का पूरा सिलेबस टर्म 1 टर्म 2, अब तो एक ही टर्म में एग्जाम हो रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 11th। तो एक ही टर्म हो रहा है तो पूरा टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस मैंने पिछले ईयर ये सब कुछ कंप्लीट करा दिया था। पिछले ईयर का 6 मंथ हो रहे होंगे क्लास 11th वाले का जब एग्जाम था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए थे, एमसीक्यू केवल, क्योंकि सब्जेक्टिव था ना पिछले बार। और टर्म 2 सब्जेक्टिव था तो सब्जेक्टिव दिए थे, ऑब्जेक्टिव नहीं दिए थे। तो चैप्टर फिनिश है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्टिव आप लोग मत पढ़िएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। तो टर्म 1 का जितना चैप्टर पढ़ाया हूँ सभी का ऑब्जेक्टिव दे दिया हूँ। ये भी चैप्टर आज खत्म होगा। आज तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 में करके ख़त्म करेंगे। तो इसका भी मैं एमसीक्यू दे दूंगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर का भी एमसीक्यू, सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे दूंगा, ठीक है। और इंग्लिश का भी आप लोग का चैप्टर फिनिश होंगे एमसीक्यू देंगे। अभी थोड़ा सा एमसीक्यू देंगे लास्ट में और एमसीक्यू देकर समरी वगैरह देकर रिवीजन करा देंगे। अभी लाइन बाई लाइन चैप्टर चलेगा, ठीक। बस क्लास 11th का, सॉरी क्लास 12 का टर्म 1 का बस एक चैप्टर लास्ट क्या बोलते हैं उसको चल रहा है, अभी खत्म होगा ना तो आप लोग का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ग्रामर सेक्शन का सारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहना है। दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए कि हम लोग का फुली प्रिपरेशन यहाँ से होगा इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, तो बहुत कुछ बता दिए। थोड़ा इंग्लिश में लेट होगा ना। क्लास 12 में एक चैप्टर है द इनेमी, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें हम 2 वीडियो में चैप्टर को फिनिश कर देते थे, लेकिन अब उन लोग के लिए 5-6 वीडियो उसमें लगेगा कि बड़े बनेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, 2.5-3 घंटा का चैप्टर है, तो उसी में लगे हुए हैं। फिनिश होगा, आप लोग स्टार्ट करेंगे। 1-2 चैप्टर पढ़ाया हुआ है, बाकी फिर ज़्यादा ग्रामर पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू देंगे, सभी का प्रैक्टिस करा देंगे फुल में फुल। क्योंकि टारगेट मैंने 95 लेकर चला है कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स में किसी भी हाल में 95 हमको लान कर दे देना है, ठीक है। पिछले बार पूछिएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प हुआ था बहुत स्टूडेंट को, तो आप लोग का भी हेल्प होगा। बाकी सब चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। पॉवर्टी एक चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द फेस ऑफ, क्या बोलते हैं, इंडियन, उसका करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में जितना भी चैप्टर है ना सब एक एक वीडियो में पढ़ा दिए थे। क्योंकि टाइम कम था, लेकिन सब डिटेल में सारा भी सीबीएसई का सारा नोट्स देते हैं, तो सब यही नोट्स है और डिटेल नोट्स है, ठीक है ना। आपको चैप्टर लाइन वाले पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, नोट्स को पढ़िए और चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे देंगे। अब डीप नॉलेज थोड़ा सा चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बुक है। क्योंकि ये बुक आप लोग आगे का एग्जाम में भी काम देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि जब आज़ादी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो पढ़ लिए थे। उस समय भारत का कंडीशन क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, सारे सेक्टर के बारे में पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1990 तक का इंडियन इकोनॉमी कैसा था। क्योंकि 1991 में तो रिफॉर्म आया था, चेंज हुआ था, लेकिन 50 से 90 के बीच में कैसे क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या क्या स्टेप लिए गए, तो वे सबको देखेंगे। और कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को होगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया हमको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, या ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, या फिर ऑब्जेक्टिव दीजिए, या फिर जो भी बोलना होगा। क्लास 11th के स्टूडेंट आप लोग कहिए, जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड को जो भी हो, क्योंकि मैं जैक बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स में सभी का सिलेबस सेम है, लेकिन जैक बोर्ड तो जैक बोर्ड, ठीक है। तो और कोई दिक्कत होगा, हाँ इसका भी ब्लूप्रिंट दे देंगे। फिजिक्स में दिए थे उन लोग को क्लास 12 को, तो बोला कि इकोनॉमिक्स में दीजिए, तो उन लोग का भी इकोनॉमिक्स में आप लोग का भी कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो अभी हम सोचेंगे कि दे दें, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। टाइम वेस्ट करने के साथ साथ बहुत दिन बाद आए थे तो सोचे थोड़ा सा बता दें कैसे क्या क्या हो रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 हो चुका है, एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश है। आज समझिए कि इसका 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसको भी फिनिश कर देंगे यूनिट 1 का चैप्टर 2। चलिए, बाकी सिलेबस आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का सर्च करिएगा ना, क्लास 11th इकोनॉमिक्स सिलेबस सबका नॉलेज लगा दीजिएगा, लास्ट में सब कुछ आ जाएगा। चलिए, क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी का स्थिति पहले तो क्या था, अंग्रेज का कितना शोषण, क्या बोलते हैं उसको, शोषित हम लोग को किया, कैसे क्या क्या था पूरा पढ़े थे। उसमें देखे थे कि पूरा इंडियन जो सिस्टम था उसको क्या बना दिया था, रॉ मटेरियल को केवल हम लोग यहाँ से सेल करते थे एक्सपोर्ट, और फिनिश गुड को इंडिया में जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे फिनिश गुड को भारत में लान कर बस केवल बेचते थे, मार्केट बना लिए थे। तो हम लोग बस क्या रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन चुके थे और फिनिश गुड का इम्पोर्टर। इस ढंग से पूरा इकोनॉमी चलता था। मैंने पूरा कंट्रोल में ले लिया था, कौन, पूरा जो ब्रिटिश इंग्लैंड था, तो पूरा भारत के इकोनॉमी को कंट्रोल में ले लिया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और क्या इकोनॉमी हम लोग क्या सिस्टम को डेवलप किए, किसको एडप्ट किए, किसको छोड़े, तो वही सब के बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या सिचुएशन कैसे कैसे घटना घटा था उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। हर एक सेक्टर में देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, ठीक है। तो एक सेकेंड, यहाँ पर और कुछ एक था,
हाँ देखिए यहाँ पर एक और था कि वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था ना, तो उस समय हम लोग वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे, जुड़ नहीं पाए थे। अगर जुड़ जाते ना तो आज जो भारत का जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, आज समझिए कि आज हम लोग का वर्ल्ड का क्या फिफ्थ इकोनॉमी आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आया, फिफ्थ इकोनॉमी आ गया। आज हम लोग फर्स्ट रहते जब उस समय वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ जाते तब। तो उस समय हम लोग क्या किए, पाबंदी लगा दी, नहीं बाहर का यहाँ पे नहीं आएगा, बाहर का इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं करेंगे, हम लोग खुद से प्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ रिलायंस बनेंगे, क्या क्या सब कर दिया था। तो वही ना बहुत दिक्कत हुआ, तो 1991 में रिफॉर्म आया, तो फिर आज कुछ डेवलपमेंट हो पाया था। ठीक है, तो बहुत कुछ सिचुएशन हो गया था, हम लोग को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ जाने का काम था। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था, उसमें पूरा इकोनॉमी पूरा ग्रोथ रनिंग में कर रहा था, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी पूरा ग्रोथ फास्टर रेट से कर रहा था। लेकिन हम लोग उसी समय क्या किए ना कि अपने आप को पीछे ढकेल लिए थे, और पीछे ढकेलने के कारण बहुत इकोनॉमी थोड़ा सा, क्योंकि देखिए चाइना हम लोग से आगे क्यों हो गया, चाइना भी तो हम लोग के समय आज़ाद हुआ था, तो उसको भी तो होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो खैर जो हुआ तो वही देखेंगे क्या क्या दिक्कत हुआ ना, कि आज हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, और तब फिर भी बहुत है, आज तो और डेवलपमेंट बढ़ गया। क्या बोलते हैं, फिफ्थ इकोनॉमी हम लोग का बन चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे ज़्यादा कुछ। चलिए, तो फर्स्ट सिचुएशन यही हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के सामने एक समस्या आया कि क्या एडॉप्ट किया जाए। कोई सिस्टम रहेगा तो ना, सिस्टम के तहत गवर्नमेंट सरकार चलाएंगे, क्योंकि पहले तो अंग्रेज चला रहे थे, तो अंग्रेज चला रहे, तो अब तो अंग्रेज यहाँ से सब चलेगा, तो अब सिस्टम कौन चलाएगा, कौन सिस्टम को एडॉप्ट किए करेंगे कि हम लोग अच्छे से अच्छे, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत था, डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे डेथ रेट कंट्रोल हुआ, लेकिन बर्थ रेट कंट्रोल नहीं होने का पॉपुलेशन देखिए बढ़ गया। तो इसके लिए भारत के सामने 3 सिस्टम इकोनॉमी का सिस्टम होता है, आप लोग जानते होंगे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स, ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड के बारे में फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तो इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, तो इंडियन इकोनॉमी आज हम लोग देखेंगे 1950 से 1990 तक के, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं कि एक टॉपिक इस पर कवर है, और जो भी छूट जाएगा बच जाएगा, बुक थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा, बाकी एमसी को देंगे प्रैक्टिस, तो रिवीजन रिकॉल सब कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो 7 मिनट बाद क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देना जरूरी है ना, कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स क्या है, करंट चीज़ है, करंट टॉपिक से रिलेटेड पढ़िएगा ना, तो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लगेगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो बहुत स्टूडेंट की इकोनॉमिक्स समझ में भी नहीं आता है ना, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स 9 से स्टार्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 6 से पढ़िएगा, ये सब थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आगे चल के 11 12 में तो और ग्राफ पढ़ने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा टेबल डायग्राम न्यूमेरिकल वगैरह भी रहेंगे। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में भी और धीरे धीरे बढ़ता है, मैं भी ग्रेजुएशन में हूँ, तो इधर इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ने लायक है, इसमें मैथ में मिलेगा, थ्योरी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, देयर आर 3 फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 3 इकोनॉमिक सिस्टम थे, एक तरह से कहिए कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो भारत सोचा कि किसको एडॉप्ट किया जाए कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, हम लोग पास सब कुछ क्या है, सेल्फ पावर है, किसी भी मतलब कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग खुद से क्या इच्छुक है, कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आज़ाद हो चुके थे। तो पहले तो एक सिस्टम के तहत चलना होगा, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, कहाँ चला, हाँ चलो ठीक है, तो एक सिस्टम के तहत चलना होगा। तो सिस्टम क्या था, सिस्टम से पहले आपको जानना होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास में सब दिए थे, क्लास 12 में भी देंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स 3 ही होता है। तो भारत, तो आप लोग जानते हैं कि भारत क्या, अभी भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में, कैसे हटेगा, चलिए मिक्स्ड इकोनॉमी के, हाँ चलिए ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में भारत अभी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है ना, कि इसमें एक सेकंड, चलिए कैपिटलिस्ट नाम से क्लियर है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में पूंजी, तो पूंजीवाद व्यवस्था, जहाँ पर पैसा पे लेन देन, जहाँ पे प्रॉफिट देखा जाता है, कोई डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है, तो उस सिस्टम, उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे कि आज यूएस है, यूके है, सब कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर डिमांड होगा वहीं पर सप्लाई होगा, वहीं पे प्रोडक्शन होगा, और कहीं पे नहीं। आपको आवश्यकता है कोई प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं करूँगा, आप डिमांड करिएगा तभी, कोई नीड है तो नीड की आवश्यकता नहीं है, बस वहाँ पर डिमांड जहाँ पे होगा उसी के अनुसार होगा। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ओनली दोज कंज्यूमर विल बी प्रोड्यूस दैट गुड हैव डिमांडेड इन द मार्केट एंड इल प्रॉफिट टू द टॉप प्रोड्यूसर। बस क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस, वही कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि दैट हैव, जिसके पास डिमांडेड इन द मार्केट, जिस गुड्स का मार्केट में डिमांड होगा, एंड इल प्रॉफिट टॉप द प्रोड्यूसर, और जो प्राप्त हुआ प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा, टॉप द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन में करने वाला जो हेड है उसी को मिलेगा, और उसी का प्रोडक्शन होगा जिसका डिमांड होगा, किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक, ओनली द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कंज्यूमर आर फ्री टू कंज्यूम वाट एवर दे लाइक।
इसमें क्या होता है, इसका एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जहाँ पे प्रॉफिट उसको अच्छा मिलता है वहीं पे प्रोडक्शन करना वो स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड कंज्यूमर आर फ्री टू कंज्यूम व्हाट एवर दे लाइक, जो पसंद करेगा कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर, उसको वह मिल जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर को पसंद आएगा वही डिमांड करेगा, जो डिमांड करेगा उसी का प्रोडक्शन होगा। तो यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम है, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में पूरा समाजवाद यहाँ पे देखोगे कि एक था, देखिए सोशलिस्ट या सोशलिज्म है, फिर एक कम्युनिज्म होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस नहीं पता चलता। देखिए जो भी रिसोर्सेज, कैपिटलिस्ट में क्या रिसोर्सेज किसके हैंड में रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप, कंपनी के हाथ में, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में रहेगा, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथ में रहता है कोई भी, या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोलेड एंड रेगुलेटेड बाय द किसमें, इसमें गवर्नमेंट हो गया, इसमें का प्राइवेट ओनर हो गया। लेकिन सोशलिज्म से ही एक निकला हुआ पार्ट है कम्युनिज्म, चाइना में देखने को मिलता है। तो कम्युनिज्म में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी के हैंड में होते हैं, कोई हेड रहता है सेंटर पे, ठीक। सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में रहता है सोशलिज्म में। आज कोई भी कंट्री सोशलिस्ट या सोशलिज्म नहीं है, क्योंकि जो पहले था यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन के नाम से अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो वहाँ पे था रसिया टूट के उसी से बना है। तो रसिया पहले था, आज भी रसिया नहीं, आज रसिया आज मिक्स में चला गया, लेकिन सोशलिस्ट में उसका एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम लोग, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बात कर रहे थे कि हाँ सोशलिज्म कम्युनिज्म अलग, चाइना उसी में से निकला हुआ था। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ना, हम लोग कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दो ही देखिए। तो सोशलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा सब, और क्या बोलते हैं कम्युनिज्म सोशलिस्ट में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, तो हमको पता था, थोड़ा सा आप लोगों को बता दिए। तो हम लोग क्या याद कर रखना है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी द सिस्टम इन विच ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। रिसोर्सेज के सारा गवर्नमेंट के हैंड में होता है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या फिर सरकार के हैंड में, ठीक। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करना है। गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और क्या, एक कैपिटल गुड्स होते हैं। तो कौन गुड्स को करना है प्रोड्यूस, या फिर अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का क्या नीड है उसी के अनुसार कौन सा गुड्स को प्रोडक्शन करना है। क्या डिमांड है सो नहीं, क्या नीड है। यहाँ पर क्या था, ऊपर में था कि डिमांड क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक। यहाँ पे वेलफेयर दिखा जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा जाता है, ठीक। हाउ इन द सोसाइटी हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कौन सा टेक्निक लगाना है, लेबर टेक्निक लगाना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो प्रोडक्शन करेंगे उसको कैसे बांटना है उसके लिए भी, हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे और किसको, फॉर होम, क्योंकि सोसाइटी बटा हुआ है, मिडिल क्लास है, अपर लेवल है, लोअर लेवल है, तो किसको देना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो सारा का सारा नीड, सोसाइटी को जो नीड है उसके अनुसार प्रोडक्शन होगा, यानी कि गवर्नमेंट वेलफेयर देखेगी और काम करेगी। तो बस दो ही होता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है। इसी से एक कम्युनिस्ट निकलता है। कैपिटलिस्ट में तो कैपिटलिस्ट है, मार्केट इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है, मार्केट पर कंट्रोल सब कुछ रहता है। और इन दोनों का मिक्सअप को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जो इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी टुडे। एक सेकंड वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, उस समय भारत मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि इन दिस इकोनॉमी द पब्लिक, एक सेकंड, इन दिस इकोनॉमी द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, एक ही साथ दोनों, एंड बोथ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है ना, कहाँ पे डिमांड सप्लाई उसके अनुसार, एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड, क्या आवश्यकता है, क्या नीड्स है, उसके अनुसार डिसीजन होता है इसमें। तो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो भी निर्णय लेती है, तो दोनों को मिलकर यहाँ प्रोडक्शन होता है। डिसाइड व्हाट हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, जो बताएं, लेबर कैपिटल, और उसके बाद फॉर होम किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। इसमें था कि हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वही बात हो गया, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो गवर्नमेंट करेगी। और जहाँ पर दोनों है, भारत में क्या है, मुकेश अंबानी भी हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है, रिलायंस क्या उनका है, ठीक, उसी अनुसार क्या बोलते हैं, BSNL किसका है, भारत सरकार का है। तो दोनों जहाँ पे काम कर रही है मिलकर कंपनी, तो भारत सरकार पास अब बहुत कम ही रह गया, अब तो सब कुछ प्राइवेट कर दिए हैं। क्या बोलते हैं, एक आपका रेलवे है और दूसरा में आपका एटॉमिक न्यूक्लियर करके कुछ आता है, 2 डिपार्टमेंट है, बाकी सब कुछ तो कर ही दिया। एक क्या बोलते हैं, बिजली वगैरह भी तो सब कुछ हो ही चुका है प्राइवेट, तो इस टाइप से सब कुछ था। चलिए, तो उस समय क्या हुआ ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। हम लोग तो 1950 से देख रहे हैं घटना क्या हो रहा है, तो इसको अपना लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ बोला कि ठीक है अपना तो लिए, ठीक है, काम कैसे करेंगे, काम करने के लिए हमको कुछ प्लान करना होगा ना, तो प्लानिंग कमीशन का गठन, इकोनॉमिक प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर प्लान का गठन हुआ था, प्लानिंग कमीशन नहीं, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान में क्या होता था ना कि इसमें क्या होता था कि देखिए क्या बोल रहा है, मीन्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंग विद क्या नेशनल प्रायोरिटी,
मैंने राष्ट्र में क्या किसको प्रायोरिटी देना है, पहले क्या हम लोग को प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्शन नहीं करना है, उसी के अनुसार जो कंट्री का रिसोर्सेस होगा इन डेवलपमेंट हर एक एक्टिविटी में उसको लगाया जाएगा। ठीक है। और तो इकोनॉमी प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि मीन्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज का मतलब कि यूटिलाइज करने का मतलब होता है इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंग्स विद द नेशनल प्रायोरिटी। अलग अलग जो डेवलपमेंट एक्टिविटी में आप इसका जो यूज़ करिएगा तो किसके अनुसार करिएगा, नेशनल में किसका प्रायोरिटी है, पहले क्या हम लोग को प्रोडक्शन करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अनुसार प्रोडक्शन करिएगा, रिसोर्सेज का यूज करिएगा। ठीक है। इकोनॉमी प्लानिंग हुआ था कैसे ऐसे काम करना है। ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट में कोई काम करते हैं ना तो पहले देखा है कंट्री में किस चीज़ का आवश्यकता है, किस चीज़ का प्रायोरिटी है, पहले कौन काम करना है, उसके अनुसार आप कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करिएगा। प्लानिंग का बात हो गया। ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमी प्लानिंग करके पूछता है तो इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं। एंड इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स 12 5th ईयर प्लान, कंप्लीट कर चुका था। एंड 17 से 22 है स्टार्टेड, 12 कंप्लीट करके और 17 स्टार्ट किया। लेकिन ये पुराना डाटा है, खत्म हो चुका है 2014 में खत्म करके। और 2015 से क्या हुआ है, याद होगा आप लोगों को करंट डाटा कि 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के कारण सरकार बोली, नरेंद्र मोदी बोले नहीं हम लोग 5 साल के लिए अपने आप को बांध कर नहीं रख सकते हैं, हम लोग 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा वैसा नहीं, हम लोग को डेवलपमेंट लगातार कंटिन्यू चाहिए, इसीलिए इसको हटा दीजिए। और नीति आयोग का गठन हुआ। आज प्लानिंग कमीशन समाप्त खत्म हो चुका है और क्या बोलते हैं नीति आयोग उसके जगह पर है, वही काम करती है। ठीक। तो गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, अब देखिए इसका कुछ तो उद्देश्य होगा। ठीक है। रिसोर्सेज का यूज करिएगा, जो कंट्री में किसी का मतलब जो प्रायोरिटी होगा उसी के अनुसार अलग अलग एक्टिविटी में डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी जो भी आप उसमें काम कर रहे हैं रिसोर्सेज का यूज करिएगा, जो जिसका आवश्यकता होगा उसके अनुसार। लेकिन आपका यूज कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से आप उसका क्या बोलते हैं यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या देखिए क्या क्या उद्देश्य था। आज ना हट गया, 2015 में ना हट गया, पहले तो था तो हम लोग तो पहले के ना पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए देखेंगे कि इसका गोल क्या था, किसका 5 ईयर प्लान का गोल। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, हर बार पूछेगा कि देखिए इसका गोल क्या है। ठीक है। तो एक सेकंड इसका गोल देखिए। चलिए, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल, 2 गोल थे। एक सेकंड, गोल ऑफ इंडिया। चलिए, लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल में कहा गया कि हम 20 साल में देखेंगे, 20 साल में देखेंगे कि मेरा कंट्री कितना प्रोग्रेस किया, कहाँ तक गया, जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं अलग अलग डेवलपिंग एक्टिविटी में अकॉर्डिंग विद द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो हम देखेंगे 20 साल में मैंने रिसोर्सेज का यूज करके कहाँ पहुँचा, और फिर शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि 5 साल में मैंने यूज करके कहाँ पहुँचा। पूछता है कि लॉन्ग टर्म का टाइम कितना है, और 5 ईयर तो 5 साल का टाइम हो ही जाता है, तो वही पूछता है। ठीक। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि मॉडर्नाइजेशन को देखेंगे कि 20 साल में कितना मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक। आपने नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को कितना अडॉप्ट किया, तो उसके बारे में देखेंगे। और मॉडर्नाइजेशन कहने का मतलब होता है नवीनीकरण हिंदी कहिए या फिर आधुनिकीकरण जो भी कहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। और सेल्फ रिलायंस, रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इस पर हम देखेंगे कि मैंने कितना अपने आप को जो दूसरे पर डिपेंड थे ना उस पर कितना कमी, बाहर से नहीं मंगवाएंगे, खुद पे काम करेंगे। और यहीं पर मार खा गया था। सेकंड प्लानिंग कमीशन जब बना था, महाबोलोनोइस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, पूछता है उसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया था ना कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे फोकस करेंगे, लेकिन अपने आप पे जो भी प्रोडक्शन खुद से करना है, खुद से डेवलपमेंट करना है, बाहर के नहीं लाएंगे कंट्री में। जो बाहर से नहीं लाइएगा तो आप कंपटीशन नहीं कर पाइएगा, और पूरा वर्ल्ड मार्केट से आप अलग हो जाइएगा, तो आपका इकोनॉमी क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। मात्र 4% ग्रोथ, मतलब क्या बोलते हैं उसका डाटा थोड़ा सा, 4% एक्सपोर्टर थे कोई भी रॉ मटेरियल। आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना, आज भारत राइस में नंबर 1 एक्सपोर्टर है पूरा वर्ल्ड में, तो उसमें मात्र 4% थे, आज तो 15-20% पहुँच चुका, बहुत आगे चल गया है, तो बहुत दिक्कत हुआ था। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट आउटपुट कितना हमने इंक्रीज किया 20 साल में, उसको देखेंगे। ठीक। इक्विटी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ का रिडक्शन करने का मतलब कि देखिए इनइक्वालिटी यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोई भी नेशनल इनकम का, तो हर एक सोसाइटी हर एक लोग को बराबर हो, उस पर फोकस करना था। ठीक है। और क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली इंगेज इन द क्या है सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट इंगेज रहे, जो भी वर्किंग एज होता है 18 से 21 होता है, 18 से 60 साल होता है जो भी, या 14 से 60 देख लीजिएगा, तो सारे के सारे का फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये इतना सारा गोल था। ठीक है ना, किसमें हम लोग को लॉन्ग टर्म गोल था। एक शॉर्ट टर्म भी गोल होता है, उसके बारे में देख लीजिए क्या क्या था।
जो फर्स्ट था ना कि एडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना, तो यही कम हो पाया था, नहीं हो पाया था। बाहर का मंगाइएगा, कंपनी और इन्वेस्टमेंट होगा तब ना, तो थोड़ा सा मार खा गया था, नहीं हो पाया था। अब देख लीजिए कि शॉर्ट टर्म में क्या था, शॉर्ट टर्म में मात्र यही देखा जाता था ना कि टू बी अचीव्ड ओवर 5 साल में हम लोग को कितना अचीव करना है, तो उसी पे काम होता था कि 5 साल में इतना काम कर लेना, इतना ऐसा करना, इतना ऐसा करना, तो उसी पे शॉर्ट टर्म गोल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग क्या था। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, ये हमेशा चेंज करता था। अगला साल 5 साल का क्या बनाइएगा तो उस पर डिपेंड करेगा ना। जैसे कि ऑन करंट नीड ऑफ द कंट्री, कंट्री का क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट टर्म का प्लानिंग वगैरह करते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका पूछता कब हुआ था, ठीक, 51 से 56, याद रखिएगा। 50 के बाद हम लोग 51 से 56, फोकस ऑन द हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल, ये आपका इसका फोकस था किसके, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना। जबकि सेकंड प्लान जो था, महाबेलनोइस जो थे, उनका नाम दिया है आप लोग को बुक में, देख लीजिएगा, महाबेलनोइस था ना, महानेबोनोइस क्या था, उनका प्रोनाउंसिएशन देखना होगा। तो उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, दिखा देंगे थोड़ा सा बुक में, उनके बारे में पूछता है कि क्या क्या किए थे। फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में पूछता थोड़ा सा। शिफ्टेड द फोकस एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, यहाँ पर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे, फिर सेकंड में इंडस्ट्री पे फोकस किया था। एंड इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल 5 ईयर प्लान्स, और सारे 5 ईयर प्लान्स में ग्रोथ एंड इक्विटी यानी इक्वलिटी, सारे को समानता, सारे को रिसोर्स का अधिकार, सबको बराबर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान, सारे 5 ईयर प्लान्स पे 2 चीज़ हमेशा रहते थे। एंड गोल ऑफ करंट 5 ईयर प्लान्स, जो 12 था 12 से 17 तो खत्म हो गया, 14 में उसको हटा दिया गया। इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, आंतरिक जो भी डेवलपमेंट के बारे में इस पर ज़्यादा फोकस का मतलब किया गया था। और तो शॉर्ट टर्म में इतना देखा जाता है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या क्या, तो उसको देख लिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या था उस समय। मेन पूछता है फोकस आप लोग कंडीशन दीजिएगा कि उस समय कैसा था, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर था क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो आंतरिक तो सारा का सारा आंतरिक था, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि गरीबी को कम किया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लोगों को रोजगार मिले, ठीक है ना। इस टाइप से डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया था। ऑब्जेक्टिव था किसका, शॉर्ट टर्म या फिर ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का। चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कंडीशन था उस समय 50 से लेकर 90 का बीच का, तो देख लीजिए पहला क्या था। देखिए आज भी चलिए आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे, वीडियो चल रहा है अभी, ठीक है, कोई भी दिक्कत है नहीं वैसा कुछ। चलिए तो क्या था, पहले देख लीजिए, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। बैकबोन है तो रीढ़ है, समझ लीजिए बैकबोन कितना काम करता है, ठीक। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं, तो एग्रीकल्चर तो मेन है। कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आज भी इसका बहुत ज़्यादा है। द रोल ऑफ द एग्रीकल्चर कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या क्या रोल होता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द नेशनल इनकम, तो जीडीपी का बात कर रहे थे तो एकदम कंट्रीब्यूशन रहता है, उस समय ज़्यादा था, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आपका 50% आपका एग्रीकल्चर से, और जो लोग का इंगेज उस समय 80% थे ना, 80% लोग इंगेज थे आज़ादी के समय। फिर आज देखिएगा तो 50% लोग इंगेज है, ठीक है ना, 50% सर्विस सेक्टर वगैरह हो गया। लेकिन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आज भी समझिए कि 7 से 8%, डाटा हमको याद नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। और उस समय ज़्यादा था, उस समय आपको 50-60% हो। देख लीजिएगा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का कितना था उस समय, आज कितना है, आप खुद तो थोड़ा सा देखिए कभी कभी, बाकी तो हम लोग जितना बता पाते हैं बता ही देते हैं। चलिए तो इतना कुछ था। और इट प्रोवाइड्स क्या था, नेशनल इनकम, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज लेवल फोर्स, अब रोजगार देता है। आज भी एग्रीकल्चर में बहुत 50% क्या बोलेंगे डिपेंडेंट आज भी है। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक आधार के रूप में काम करता है। कैसे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कोई भी इंडस्ट्री में सामान बने, कपड़ा बनाना है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, खेती होगा तो ना सबका, तो इस टाइप से रॉ मटेरियल के लिए काम करता है। और क्या था, और भी देख लीजिए, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री ट्रेड्स एंड सर्विस डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, और ज़्यादा लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री ट्रेड्स, कंट्री का ज़्यादा सा ट्रेड्स और सर्विस किस पर डिपेंड है, आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कि जो भी मतलब खेती का जो कार्यभार हो रहा है तो उसी पे सब कुछ ट्रेड वगैरह भी डिपेंडेंट है, कोई भी सर्विसेज वगैरह डिपेंडेंट। कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से तो सब कुछ होता है, विदाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको कोई भी ट्रेड हो पाएगा। व्यापार आज हो रहा है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम सब कुछ फिनिश है, सर्विस वगैरह, तो वहाँ पे बोल रहा है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कोई भी गुड्स का लेन देन या आसपास तो सब कुछ इस पर डिपेंड होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जो एग्रीकल्चर में जो भी काम वगैरह हो रहा है तो उसके बारे में। चलिए मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उस समय क्या क्या विशेषताएं थे उसके बारे में। पहला क्या था कि लो प्रोडक्टिविटी, एक सेकेंड,
चलिए उतना उत्पाद नहीं हो पाता था क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह उतना एडवांस के थे नहीं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी थे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जितना आवश्यकता है लोगों को उससे ज़्यादा उसमें काम करते थे। 3 व्यक्ति का काम है खेती में तो वहाँ पे 5 लगे हुए हैं, 2 को निकाल दिया जाए फिर भी प्रोडक्टिविटी उतना ही होगा, लेकिन फिर भी लगे रहते थे और कुछ काम नहीं था। डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। आज भी अगर भारत में बात करें, एक डाटा आपको दें तो 140 मिलियन हेक्टेयर अप्रोक्स, मिलियन हेक्टेयर जो कृषि है वो आपका क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें आपका 70 से 80% अप्रोक्स 70 से 80% आज भी जो है ना वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मान 50% कहीं तो एग्रीकल्चर रेनफॉल पर डिपेंड है और 50% भी आज मतलब हो पाया है जो भी फैसिलिटी होता है ना ड्रिप इरिगेशन या फिर पंप वगैरह से जो है मोटर वगैरह का यूज करके नहर कैनाल वगैरह, लेकिन ज़्यादातर किसी रेनफॉल यानी कि वर्षा पर डिपेंड है किसान आज भी। तो आज भी प्रॉब्लम है, पहले भी था। ठीक, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि वैसा फार्मिंग जो कि बस केवल भोजन नीड्स के लिए फुलफिल हो पाए, सेलिंग के लिए नहीं हो पाता था। देख लो तो इसको क्या था आगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑफ द फार्मर टू सिक्योर द सब्सिस्टेंस आ गया ना हिज फैमिली नो टू अर्न प्रॉफिट, बस केवल फैमिली को खिला पाता था उतना ही, अर्न वगैरह बाहर सेल नहीं कर पाता, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। ठीक, ट्रेडिशनल इनपुट सारा पुराना इनपुट का यूज करता था। ठीक है, उसके बाद स्मॉल होल्डिंग, पुराना इनपुट यानी कि जो घर का होता क्या बोलते हैं उसको, जो खाद आज हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं ना था, घरेलू कुछ भी वगैरह की गोबर वगैरह का यूज़ करके जो भी करता था। फिर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वगैरह सारे पुराने थे उस समय, मतलब उस उतने ढंग के नहीं थे जो आज हम लोग हैं। इसके बाद लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, और जिसके पास जो भूमि के जो मालिक थे जो किराया वगैरह देते तो उन लोग में विवाद होते रहता था हमेशा कि हम लोग इतना किराया देंगे, ऐसे करेंगे, जो किराए पर बहुत काम करते थे ना, तो इतना कंडीशन बहुत ही बेकार था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी वगैरह भी पुराने थे और स्मॉल होल्डिंग भी, कि लोगों के पास बहुत कम था, पूरा होल्डिंग उतना था नहीं। अब छोटा सा आपके पास खेत है तो छोटा सा खेत में क्या करिएगा, ना ट्रैक्टर चला पाइएगा अच्छे से, ना उसमें प्रोडक्शन का उतना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाइएगा, ना ही कुछ सोचिएगा कि छोटा सा खेत है इसमें क्या क्या ग्रोथ करे क्या ग्रोथ नहीं करे। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, आज भी प्रॉब्लम है। आज भी भारत में बहुत सारे लोगों के पास क्या है, स्मॉल मतलब छोटा खेत है, तो उसमें भी दिक्कत होता था, कितना कुछ है। और टेनेंट्स क्या होते थे, किराए, जो मतलब कि ज़मीन किराए पर लेकर काम करते थे, तो उन लोग विवाद होते रहता था। ठीक है ना, कुछ रेवेन्यू वगैरह को लेकर इतना नहीं, 2-3-4 कम से कम याद रखिए, माइंड में रखिए क्या क्या फीचर्स थी उस समय थी, मतलब क्या क्या विशेषताएं थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा ना तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप से देगा, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सब क्या है तो देख लीजिएगा। चलिए, अब प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एक क्या था यहाँ पर, मेन फीचर, ये विशेषताएं और प्रॉब्लम एक ही बात हो गया, लेकिन विशेषताएं में अच्छाई बुराई सब कुछ रहेगा, तो विशेषताएं में ज़्यादातर बुराई ही था। ठीक है ना, इसके साथ प्रॉब्लम भी देख लीजिए। अब प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, पहला इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम देख लीजिए छांट के अलग से, जनरल प्रॉब्लम, उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम, तो तीनों प्रॉब्लम को देख लेते हैं। उसके बाद आपको रिफॉर्म पढ़ लेंगे और फिर थोड़ा सा इसके बाद चलिए इंडस्ट्री वगैरह को आगे से देखेंगे। वीडियो आप लोग का बड़ा थोड़ा सा बन चुका है, आओ 2-4 मिनट बढ़ा देते हैं। तो क्या था इसको यहाँ से, प्रॉब्लम क्या थे, स्टेटिस्टिक्स रिवील दैट द इंडियन क्या था, पुअरली लैग्स बिहाइंड इन द बोथ लैंड्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। जो डाटा हम लोग को दिखाता है, बताता है कि जो क्या है, बहुत हम लोग लैग बिहाइंड है, पीछे है, किस में, बोथ में, लैंड में भी और लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों हम लोग का खराब है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, देखिएगा तो भारत क्या है, बहुत ही पुअर है, एकदम पूरा पीछे है। कैसे, पहला आपका है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या है, डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म, लैक ऑफ क्रेडिट मार्केटिंग फैसिलिटी एंड साइज ऑफ होल्डिंग, तीनों है। क्या क्या है, डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म क्या है, देखिए टेनेंसी क्या बताएं कि जिसके पास जो रेंट लेकर काम कर रहा है तो उसमें उतना अच्छा से रिफॉर्म नहीं हो पाया, यानी कि इफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव हुआ, जो उन लोग का डिमांड था उतना फुलफिल नहीं हो पाया। और किराए पे खेत कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो वो लोग इरिगेशन फैसिलिटी मांग रहा है तो वो नहीं मिल पा रहा है। फिर मांग रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के फर्टिलाइजर वगैरह दिया जाए, तो वो भी रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ये सब प्रॉब्लम थे, तो उन लोग के लिए समस्याएं थी। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ क्रेडिट अनमार्क, क्योंकि उन लोग किराए पर लेकर खेत में काम कर रहा है, उन लोग रेवेन्यू वगैरह भी देना है। ठीक है ना, तो दिक्कत होता था। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग, उन लोग के पास पैसा वगैरह लेकर काम करने के लिए वो भी नहीं था, उसका भी कमी था, उधार नहीं भी मिल पाता था। और साइज ऑफ होल्डिंग, लैंड भी छोटा था तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे अच्छे से। तो इतना कुछ प्रॉब्लम था जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम था। इसके बाद जनरल प्रॉब्लम कुछ थे। जनरल प्रॉब्लम कहने का मतलब कि जो साधारण, प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड,
कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, लार्ज लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहे थे और साथ ही साथ सबसिस्टेंस फार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि खराब बंजर हो रहा था और सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रहे थे यानी कि उतना ही कृषि हो रहा था जितना कि लोग खा पाए, मतलब सेलिंग वगैरह के लिए नहीं बच रहा था। और प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड, अब लैंड तो भूमि तो फिक्स है, भूमि तो बढ़ नहीं रहा है, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा था। चैप्टर 1 में पढ़े थे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि डेथ रेट को तो सुधार लिए, बर्थ रेट नहीं सुधरा और उसके कारण पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका था। तो ये भी जनरल प्रॉब्लम था कि खाना उतना नहीं मिल पाता था, ठीक है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग भी उतना ढंग से बहुत मुश्किल था सबसिस्ट। और उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ थे, क्या है? एब्सोल्यूट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एब्सोलेट यानी कि जो पुराने ज़माने का होता वैसा टेक्निक का यूज़ किया जाता था, जो कि आउट ऑफ डेटेड मतलब पहले का था, आउट ऑफ डेट का ही उसको। लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का भी कमी था और फिर क्रॉपिंग पैटर्न भी, उसका भी प्रॉब्लम था। क्रॉपिंग पैटर्न करना मतलब एक ही खेत में अलग अलग क्रॉप लगाते थे ना, तो वो सब भी नहीं हो पाता था, तो इस टाइप से, ठीक। और क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉपिंग पैटर्न मैंने कि सही से ढंग से पैटर्न मतलब क्रॉप किस टाइम में क्या होना चाहिए, तो वो भी सिस्टम मतलब ख़राब था, कोई दिक्कत मतलब कि नहीं हो पाता था। तो प्रॉब्लम तो बहुत थे। उसके बाद रिफॉर्म कुछ कुछ सुधार भी हैं। क्या सुधार है? पहला लैंड रिफॉर्म, फिर जनरल रिफॉर्म, उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में तो बहुत कुछ सुने होंगे। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या क्या अचीवमेंट हुआ और साथ ही साथ फेल्यूर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फेल भी हुआ था। इसके बाद इंडस्ट्री से कल आप लोग का वीडियो हो चुका था, तो सोचे कि इंड कर दे, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं ना कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो दोनों को ख़त्म ही कर देते हैं यहाँ तक, उसके बाद इंडस्ट्री से कल चलेंगे। चलिए, लैंड रिफॉर्म हो, भूमि सुधार के बारे में तो कल बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था अच्छे से, फिर भी देख लीजिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। लैंड रिफॉर्म आर टू चेंज, क्या है? अबाउट क्या है? एग्रेरियन स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट इन्वेंशन बाय द स्टेट इंटरवेंशन। अब डायरेक्ट हस्तक्षेप करते थे सरकार, और हस्तक्षेप करके उसमें क्या क्या सुधार लाए भूमि रिफॉर्म में। देखिए क्या होता है ना, लैंड सीलिंग भी लगा दिया था कि इतने आदमी के पास इतना रहेगा, इसके बाद आप ज़्यादा लैंड रखिएगा तो आप पे केस हो जाएगा। एक व्यक्ति के हाथ में इतना ही लैंड रहेगा। 1/10 जो बताए थे वो तो था, क्या बोलते हैं उसमें, कुछ और था, माइंड में से भी निकाल रहा, उसका क्या तो नाम था, 1/10 तो कुछ और था ना। तो जमींदारी सिस्टम पर लैंड रिफॉर्म दूसरा यहाँ पर आ गया था। तो इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ये सब बढ़ाने का काम किया, ठीक। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट को हटाया, जो बिचौलिए थे बिचौलिए को हटाया। डायरेक्ट सरकार कॉन्टेक्ट करेगी किससे? बोलते हैं फार्मर से, ठीक है ना। इसके बाद लेक ऑफ, जो फार्मर एग्रीकल्चर वाला अभी तो हटा दिया ना, बहुत अच्छा आ रहा था रिफॉर्म, जो किसान आंदोलन से ख़त्म किया तो भी ठीक था। इसके बाद लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, यहाँ भी सुधार लाया कि नहीं इसका कुछ नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, सरकार कुछ नहीं चाहेगी, पॉलिटिकल जनता जो राजनेता वगैरह इन लोग का विल नहीं, इसके जो मतलब किसान जो कहेगा उसी के अनुसार होगा। प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर बाय टेनेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ क्या वॉलेंट्री सरेंडर बाय टेनेंट्स, जो किराए पर लेकर खेती कर रहे थे उन लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसको, वो सब प्रॉब्लम पर सुधार किया गया। इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी, और टेनेंसी यानी कि उन लोग के साथ जो प्रूफ मतलब ढंग से कोई भी प्रूफ नहीं पता था, कुछ किसी भी प्रॉब्लम के लिए अच्छे से प्रूफ नहीं दे पाता था, तो सबके लिए देखा गया कि आप लोग प्रूफ, जो भी प्रॉब्लम है समस्या है तो उसका प्रूफ ढंग से दे, तो सबके लिए रिफॉर्म किया गया, सुधार किया गया लैंड रिफॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि लैंड रिफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट सरकार खुद से करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ काम किया था भूमि सुधार में। और जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो पार्ट है ये भी आपका लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है, ये भी आपका इसी का पार्ट है। तो इसमें क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में तो सुने होंगे, एक्सपेंशन बाय ग्रीन रिवोल्यूशन आगे थे, भी लैंड रिफॉर्म है। फिर जनरल रिफॉर्म आपका था, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये जो ऊपर में देखे थे ये आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। इसके बाद सुधार हुआ, इसके बाद कुछ जनरल एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा दिया। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट वगैरह दिया जाए लोगों को लोन पर काम करने के लिए। रेगुलेशन ऑफ मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वगैरह बनाया गया। इसके बाद सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, यानी कि जो क्या बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ना, MPS MSP, तो ये सब के बारे में सपोर्ट, ये सब जानते हैं ना। सरकार खुद से तय करती है कि कम से कम इतना प्राइस हम आपको देंगे, आप गेहूँ उगाइए, गेहूँ का कम से कम इतना पैसा दूंगा, 70 रुपया पर केजी में दूंगा तो दूंगा, मार्केट में कोई ले या ना ले तो आप प्रोडक्शन करिए। तो इस टाइप से फैसिलिटी प्रोवाइड किया था। इसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन तो बहुत बड़ा चेंज लाया था, ग्रीन रिवोल्यूशन तो बहुत बड़ा चेंज लाया। हाई यील्डिंग वैरायटी पॉलिसी प्रोग्राम जो था प्रोग्राम, इसके बाद क्या है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन इसको लाया गया था। और
अक्टूबर में MS स्वामीनाथन लाए थे। तो इसमें क्या हुआ था, पूरा हाई क्या बोलते हैं HIV सीड वगैरह का यूज करके यूज ऑफ पैकेज इनपुट, पूरा पैकेट से अच्छा क्या बोलते हैं प्रोडक्टिव थिंग का यूज़ किया जाता था। वेराइटी वगैरह अच्छे रहते थे। साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप को कैसे क्रॉप रोटेशन थे। क्या मीनर इरिगेशन वर्क वेयर टेकन अप, मीनर इरिगेशन वर्क जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का फैसिलिटी का नाम सुने होंगे, बूंद बूंद एकदम हल्का हल्का पानी जाए वहाँ पर, जड़ तर जाके पानी बर्बाद भी ना हो, काम हो। राइज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ा था। राइज इन इनकम भी लोगों को बढ़ा था और इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ पढ़े थे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अलग से इसका तो टॉपिक ही है, क्या बोलते हैं ये सब क्लास 9 10 ही पढ़े होंगे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन उतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ा चेंज हुआ था प्रोडक्शन में। लेकिन इसका कुछ कुछ फेलियर है, क्योंकि हर एक सेक्टर में केवल चावल और गेहूँ का प्रोडक्शन करवाया था, सब चीज़ का नहीं करवा पाया था। और कुछ सीमित एरिया में जैसे कि क्या बोलते हैं पंजाब, ये सब जो एरिया था उत्तराखंड, ये सब उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, तो सीमित एरिया में काम किया था। और वो हर एक क्या बोलते हैं हर एक प्रोडक्शन का मतलब कि क्रॉप का प्रोडक्शन भी नहीं कर पाया था। तो कुछ इसका प्रॉब्लम भी थी, लेकिन भारत का सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था कि आप मैंने बाहर से खाना न मंगवाइए, खुद से प्रोडक्शन होने लगा था, तो बहुत आराम भी होता। अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन देखिए क्या क्या अचीवमेंट था, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। राइज इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इनकम बढ़ा, राइज इन कॉमर्शियल फार्मिंग बढ़ा, कॉमर्शियल यानी कि जैसे कि टी कॉफ़ी सब जिससे कि मनी प्राइस, जिससे कि पैसा उगता हो उसको कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवोल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, HIV सीड का यूज, फर्टिलाइजर का यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद रिवोल्यूशन यूज हुआ था, सोशल रिवोल्यूशन। उसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा ना, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे। एंड सब्सटेंशियल राइज इन क्या एवरेज, सब्सिस्टेंशियल राइज इन एवरेज, यानी कि पूर्ण मतलब कि यहाँ पर सब कुछ मिलाकर एवरेज, मतलब परिणाम स्वरूप लास्ट में रिजल्ट देखा जाए तो एवरेज सब कुछ क्या था, राइज ही किया था, ठीक है। इतना कुछ अचीवमेंट के साथ इसका फेल्यूर का जो मेन रीज़न है क्यों फेल हो गया था, तो इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद इंडस्ट्री से कल पहला क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप जो बताए थे, जैसे कि सच है टू क्रॉप, आपका व्हीट और क्या बोलते हैं राइस में काम किया था। स्टेट क्या इसका लिमिटेड था, पंजाब हरियाणा यूपी आंध्र प्रदेश तक था। और पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को थोड़ा बहुत हटा पाया था, उतना नहीं। नेगलेक्टेड द लैंड रिफॉर्म को भी नेगलेक्ट किया था। इसके बाद इंक्रीज इन इनकम डिसेपरेटिव बिटवीन स्मॉल एंड बिग, इसको बढ़ा दिया था कि बिग फार्मर वगैरह को ज़्यादा इनकम, स्मॉल को कम। इसके बाद इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हुआ था, आप ज़्यादा क्या बोलते हैं क्रॉप फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ करिएगा तो हम लोग का जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी का तो ख़राब होता है, तो भी दिक्कत होने लगा था, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम हो गए थे इसके बारे में। और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को कल से अच्छे से डिटेल में हम लोग आगे चल कर देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो इतना कुछ पढ़िए समझिए, और ना होगा तो बुक को भी जितना कुछ जहाँ तक पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। वीडियो भी ठीक है 37-38 मिनट हो गया, तो कोई दिक्कत। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेट करके न्यू आज का टेक्नोलॉजी से पढ़िए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, ना तो ऐसे में समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।